ग्रुप अकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जून 2025 के सवालों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट के। आज के सवाल है दोस्तों इस प्रकार से। शब्द कमीन, महीन, किरपास और खाना छाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये सारे शब्द दिए गए हैं, किससे संबंधित है कि आभूषण है, नील है, वस्त्र है या जूट या पटसन है। इसमें आपको बताना है क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सारे शब्द जो हैं वो मध्यकाल से संबंधित हैं, मध्यकालीन शब्द हैं ये सब। और मध्यकालीन भारत में उपयोग में होने वाले ये शब्द हैं जो कि कपड़ों से रिलेटेड हैं, क्योंकि महीन से आप शायद पकड़ ले रहे होंगे। जब शब्द कमीन की बात आती है तो ये जो कमीन है ये कपड़े की श्रेणी होती थी, और या इसकी श्रेणी या बनावट कह सकते हैं, इससे संबंधित ये शब्द है। और महीन तो आप समझ रहे हैं कि बहुत बारीक या उत्तम गुणवत्ता वाला कपड़ा, जैसे मलमल होता था, वो महीन कह सकते हैं। किरपास की बात आती है तो ये कपास या सूती वस्त्र के इस्तेमाल से होने वाला सूती या कपास से होने वाले मतलब इससे बने कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता था। ये प्राचीन शब्द है। ये खाना छाप की बात हो रही है तो इसमें दोस्तों ठप्पे की छपाई होती थी। मान लो एक ठप्पा बना दिए और टी शर्ट पे पीछे लगा दिए तो इस तरीके से प्रिंट बन जाता था, तो इसको ब्लॉक प्रिंट भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटेड वस्त्र कहा जाता था इसका। अब थोड़ी सी बात इस पे करें तो हम एक थोड़ी स्लाइड लाए हैं जिसमें आपको काफ़ी समझ और मदद मिलेगी। इसमें दोस्तों ये है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में खासकर हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के शब्दावलियों की अगर बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, जिसमें प्रशासन और पद से संबंधित हम लोग, जिसे आप रिवीजन भी कर रहे होंगे और पढ़े भी हैं, कि वकील ए मुतलक होता था। इसका मतलब कि मुग़ल काल में साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो प्रधानमंत्री था वकील ए मुतलक था। वहीं दीवान ए अर्ज कौन था? सल्तनत काल में कहाँ, खासकर बलबन के काल में सैन्य विभाग का प्रमुख था। फिर बरीद ए मुमालिक था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मुहतसिब होता था, जन आचरण का निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे, नैतिकता के रक्षक थे कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इधर उधर तो नहीं कर रहा है। आमिल या करोड़ी की बात करें तो राजस्व वसूलने वाले अधिकारी होते थे, टैक्स लेते थे। करोड़ी मतलब करोड़ से बना है, करोड़ों रुपए लेते थे, तो इसलिए टैक्स में करोड़ी बोला जाता था इनको। अब वहीं भू राजस्व और कृषि लैंड रेवेन्यू की बात करें तो खाली साफ जो भूमि थी वह भूमि सीधे राजस्व यानी शाही खजाने में जाता था, इसका जो रेवेन्यू आता था। वहीं मदद ए मास या इनाम की बात आती है, इसे याद कर सकते हैं, किसी मदद करने के लिए इनाम में दी जाती है। तो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी ये। वहीं जब्ती की बात करते हैं, अकबर के समय में लगान निर्धारण की एक प्रणाली थी। जब्ती होती है, आधा भाग भी होता है। वहीं 10 साला प्रगति में टोडरमल द्वारा शुरू की गई 10 वर्ष के औसत पर आधारित राजस्व प्रणाली थी। बंजारा में वे व्यापारी जो अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। बंजारा खुद काश्त की बात होती है, तो वे किसान जो अपनी ही भूमि पर खेती करते थे। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला थोड़ा सा और है कि व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड कुछ शब्द हैं ट्रेड और टेक्सटाइल से, जिसमें हुंडी काफ़ी बार पूछा गया है। मध्यकाल में प्रचलित जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, विनिमय पत्र था, जिसे आज के चेक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और पटोला साड़ी भी जो सुनते हैं ना, गुजरात में बनने वाली रेशमी साड़ी थी वो पटोला। और बफ्ता एक प्रकार के सूती कपड़ा जो काफ़ी लोकप्रिय था। चिंट जो होता था, जो छपाई वाले सूती कपड़े होते थे, छींट के कपड़े जिसको बोला जाता है। सामाजिक और धार्मिक शब्दावली की बात करें तो जिम्मी काफ़ी बार सुने होंगे कि मुस्लिम राज्य में जो गैर मुस्लिम रहते थे, यानी हिंदुओं को लोग जिम्मी बोलते थे जो मुसलमान थे। खानकाह सूफी संतों के रहने का स्थान, उनका मठ था, जैसे अपने मंदिर होते हैं और उसके आश्रम बोलते हैं, तो वही खानकाह होते थे। मुसलमानों में सूफी संत जो रहते थे उनका मठ होता था। फुतूह बिना मांगे मिलने वाला जो दान होता था, फुतूह बोलते थे। समा जो है सूफी संगीत की
सभा होती थी, वहाँ गाना बजाना होता था। प्रमुख कर के तौर पे 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही 4 कर हैं जो हर बार लिए गए हैं और शरीयत के अनुसार भी यही कर होते हैं कि भाई ये ज़रूरी कर हैं। गैर मुसलमानों से जो लिया जाता है सुरक्षा के नाम पर, उसको जजिया कर बोलते हैं। यानी हिंदुओं से मान लीजिए जो कर लिया जा रहा है कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तो उसको जजिया कर बोलेंगे। लेकिन मुसलमानों से जो लिया जाता था उसको क्या बोलते थे, वो ज़कात बोलते थे। कि मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला एक धार्मिक कर था जो संपत्ति का कितना होता था, 2.5% होता था। वहीं खराज क्या है, खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। वहीं खुम्स जो है युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा था। दूसरे सवाल पे चलते हैं। एक स्टेटमेंट बेस्ड है सवाल दोस्तों ये, इसमें से बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन इसकी पुष्टि करता है, यानी किस में लिखा गया है। ये कहावत है एक, ये कहावत किस में लिखी गई है, किस लेखक ने लिखी है, ये बताना है। मैं पढ़ रहा हूँ। सज्जन व्यक्ति की मित्रता किसी श्रेष्ठ पुस्तक की सुंदरता के समान है। यह अपनी ताजगी नहीं खोती है, बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बढ़ता आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन से हम किसी पुस्तक में से अभिवर्धित आनंद प्राप्त करते हैं, यानी असीम आनंद प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से किसी अच्छे या सज्जन व्यक्ति की मित्रता से उतना सुकून, उतनी ही सुंदरता मिलती है। तो ये कहाँ कहा गया है, आपको ये बताना है दोस्तों। ये कहा गया है, कहाँ कहा गया है आप अनुमान लगा सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा याद करना ज़रूर होगा। तिरुकुरल में कहा गया है, जो तिरुवल्लुर की है। तो ये एक महान कहावत है दोस्तों, यानी तमिल में महान कहावत है। अपने यहाँ तो नहीं सुनी जाती लेकिन कहा जाता है ज़रूर। इससे ली गई है। उसके रचयिता कौन थे, तिरुवल्लुवर थे। तिरुवल्लुवर की बात करें, तिरुकुराल की बात करें तो ये है दोस्तों तमिल वेद इसको बोलते हैं। तमिल वेद भी कहा जाता है और इसको विश्व आचार संहिता कहते हैं, जिसको यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं तिरुकुराल को। और इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं और इन 3 पार्ट को बोलते हैं, पहला है अरम, दूसरा है पोरुल और तीसरा है इनबम। अरम क्या है, अरम है धर्म या नैतिकता। पोरुल क्या है, अर्थ है राजनीति, धन। इब्नम क्या है, काम या प्रेम। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है ये बुक। और ये महान दार्शनिक थे तिरुवल्लुवर, और बाद में इनके कन्याकुमारी के पास में समुद्र के बीच में 133 फीट 133 फीट की प्रतिमा बनाई गई है इनकी, तिरुवल्लुवर की। कहाँ पे, कन्याकुमारी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग सवाल सही होता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, कौटिल्य हैं। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा लिखा है। और महाभारत किसने लिखा है, व्यास, महर्षि वेद व्यास कह सकते हैं, वैशंपायन। इसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में 63 है। निम्नलिखित परिवर्तनों के सूत्रपात को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें आपको कई चीज़ें याद रखनी होगी, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, चार्टर एक्ट 1850 से 53 और रॉयल टाइटल एक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं, और थोड़ा सा लास्ट में हम एक ये भी लाए हैं जिससे आपको थोड़ा सी जानकारी होगी कि महारानी को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था। हालांकि इसकी बात करते हैं। सबसे पहला है कि गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं होगी और 16 से अधिक नहीं होगी। तो ये किस में कहा गया है, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत कहा गया है। और दोस्तों इसमें जितने भी एक्ट आए हैं उसके हम कुछ क्लासेस लिए हैं, बाकी हम अभी जल्द ही अपलोड करेंगे नई क्लासेस को। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए। 1892 में कहा गया है कि गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या है 10 से कम होगी नहीं होगी, और लेकिन 16 से अधिक नहीं होगी। ठीक है। वहीं इंग्लिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उपनिवेश में संप्रभु राजनीतिक प्राधिकारी की मान्यता दी थी। तो ये कौन था, ये पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स
इंडिया एक्ट कब आता है ये? 1784 में। वहीं सी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारतीय विधायी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये कब किया गया था उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल? तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था। वहीं भारत को महारानी को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये कब? तो रॉयल टाइटल एक्ट दोस्तों, रॉयल टाइटल एक्ट कब हुआ था? 1876 में आया था। उसके द्वारा महारानी को ये उपाधि प्रदान की गई थी, भारत की साम्राज्ञी। संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियान्वयन पर प्राधिकार को विनिर्दिष्ट किया था। तो ये कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस तरीके से ये हमारा आंसर होता है। लेकिन इसमें सबसे पहले कौन लगाएंगे? 1773 सबसे कम ही लग रहा है। तो ई है, फिर बी है, फिर सी, डी और ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि भारत की जो इम्प्रेस ऑफ इंडिया को कैसर हिंद जिनको बोलते हैं, भारत की साम्राज्ञी की आधिकारिक जो उपाधि थी वो मुख्य रूप से कब दी गई थी? 1876 टू 1877 के दौरान। और इसके पीछे मुख्य रूप से कारण दोस्तों ये था कि 1857 का विद्रोह हो जाता है और 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन को चला जाता है। अब उनको जस्टिफाई भी करना था कि भाई वही हमारी महारानी है, और इसलिए थोड़ा माहौल बनाया जाता है। तो ये राजशाही हाथों में चला गया था। तो इस उपाधि का जो उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता और भारतीय साम्राज्य के बीच संबंध को और अधिक औपचारिक और प्रतीकात्मक रूप से मजबूत करना था। क्या मजबूत करना था? बस ये दिखाना था कि हम ही हैं। और आप लोग याद रखिए। और ये शाही रॉयल टाइटल्स एक्ट जो है 1876 में आया था, और बाकायदे ये पास होता है संसद से, ब्रिटिश संसद से 1876 में। और महारानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से उपाधि दी जाती है, आधिकारिक रूप से। और उन्हें यह अगर देखेंगे तो ऑफिशियल डेट है 1 मई 1876 को आधिकारिक तौर पर इस उपाधि को स्वीकार किया गया था। उसके जस्ट बाद दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है। और भारत में इस उपाधि की औपचारिक घोषणा कब होती है? 1 जनवरी 1877 को। कब? दिल्ली के राज्याभिषेक पार्क में, कोरोनेशन पार्क जिसको नाम रखा गया था, जो एक दिल्ली दरबार में के तौर पे आयोजित हुआ था, जिसके हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिल्ली दरबार 1877। और उस टाइम भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन थे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। और डिज़रायली के ही सहयोग से, यानी वही चाहते थे कि ये उपाधि इनको दी जाए। 64 आज का चौथा सवाल कि शिवाजी की जो प्रशासनिक शाखा थी जो प्रांत था वो पन्हाल एक प्रांत था दोस्तों, में कितने गिरिदुर्ग यानी जो ऐसे दुर्ग थे जो पहाड़ी में स्थित थे, को कोल्हापुर के पश्चिमी भाग में स्थित था। ये दोस्तों कई बार सवाल आया है कि कहाँ किस में स्थित था, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये सीधे के तौर पर आ जाएगा 15 जो थे वो कोल्हापुर के जो सह्याद्री है उसके पश्चिमी भाग पे स्थित था। तो शिवाजी के बारे में हम लोग इसी पेपर में शायद दो सवाल काफ़ी पढ़ लिए हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं इनको। तो शिवाजी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं। हालांकि इसके पहले हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये स्वराज, भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए राज्य को प्रशासनिक प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। तो जब विभाजित कर दिया जाएगा प्रशासनिक प्रांतों में, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोल्हापुर में, यानी पूरा साम्राज्य मान लीजिए ये किनका है? शिवाजी का है। तो इसमें जो पश्चिमी प्रांत था कोल्हापुर के, और सह्याद्री यहाँ से पहाड़ी आती है, आपको पता होगा। तो इसमें था पन्हाला प्रांत, इसकी दक्षिणी शाखा के तौर पे महत्वपूर्ण हिस्सा था। और ऐतिहासिक दस्तावेज बखरों की बात करें तो ये पन्हाला प्रांत के अंतर्गत 15 जो गिरिदुर्ग या पहाड़ी दुर्ग थे। तो शिवाजी महाराज के जो मंत्री थे, ये इन्होंने 8 मंत्रियों को रखा था।
और इनको सबको मिला के क्या बोला जाता है, अष्टप्रधान कहा जाता था। जिसमें पेशवा, अमात्य, सेनापति, सुमंत और सचिव मंत्री, तो ये प्रमुख रूप से होते थे। जबकि शिवाजी के पास लगभग 100 किले थे, लगभग 100 किले थे, जिसमें 3-3 अधिकारी को रखा जाता था ताकि कोई बगावत न कर सके। तीनों अलग अलग, भाई कोई रेवेन्यू को रखा गया है, कोई सैनिक के लिए रखा गया है, कोई आंतरिक व्यवस्था के लिए रखा गया है। तो हालांकि कुल मिला के समझिए कि एक किले में 3 अधिकारियों को रखा जाता था, 3 बराबर बड़े अधिकारी, ताकि विरोध से बचा जा सके। और इन्होंने क्या अपनाया, रैयतवाड़ी अपनाई दोस्तों। रैयतवाड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसमें होता है कि जो सरकार होती है किसानों से डायरेक्ट बातचीत करती है, उनसे संपर्क करती है, ताकि बिचौलिए जो होते हैं वो समाप्त हो जाएं। और भूमि के मापन के लिए इन्होंने काठी नामक मानक का प्रयोग किया था, जिसमें चौथ और सरदेशमुखी चौथ और सरदेशमुखी का प्रसिद्ध जो टैक्स है हम लोगों को, ये यही मिलता है मराठा साम्राज्य का, क्योंकि पड़ोसी राज्यों को सुरक्षा के नाम पर ये सब लेते थे। और शिवाजी की एक प्रमुख बात ये थी कि ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, उसके जनक भी कहते थे, और फादर ऑफ इंडियन नेवी भी इनको कहा जाता था। हालांकि ये जो गुरिल्ला वार था, ये इनकी सेना इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत थी। तो आगे चलते हैं इसमें, क्योंकि बात कर लिए थे काफ़ी हम लोग, अभी जस्ट इसी 4-5 दिन पहले बात किए हैं। थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 65 पे देखते हैं कि पाल शासनकाल में हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें दोस्तों, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाल वंश जो है उसके प्रमुख शासक कौन से हैं। तो गोपाल सबसे पहले आता है, जो पाल वंश के संस्थापक और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के निर्माता थे। वहीं धर्मपाल उसके बाद आते हैं, जो महान शासक कहे जाते हैं, और प्रसिद्ध विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो धर्मपाल के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद देवपाल थर्ड पे आते हैं, साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया और नालंदा के लिए 5 गांव भी दान दिया था इन्होंने। महिपाल प्रथम आते हैं, जो पाल वंश के दूसरे संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राज्य को फिर से जोड़ा था। न्यायपाल की बात आती थी, इनके समय के जो अभिलेख हैं, जो गया में गदाधर मंदिर के पास से मिले हैं। तो न्यायपाल के बाद राजपाल आते हैं, रामपाल जो पाल वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने कैवर्त विद्रोह को कुचल दिया था। फिर मदन पाल आते हैं, पाल वंश के अंतिम शासक हैं, जिन्हें बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ, जिनके बाद हुआ था। तो यानी पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल हैं, पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल हैं। इनके बीच में प्रसिद्ध शासक आपको मिल रहे हैं। इसी पे बेस सवाल है दोस्तों कि पालों ने कलिंग और कामरूप के विरुद्ध अभियान चलाए थे। हालांकि डिटेल में आप नहीं पढ़े हम लोग तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये केवल PYQ है, हम लोग मेन वाली क्लास में अच्छे से करते हैं, ठीक है। पालों ने कलिंग और कामरूप के विरुद्ध अभियान चलाए थे, तो ये कौन था? तो ये दोस्तों रामपाल था। अभी हम लोग रामपाल के बारे में पढ़े हैं, तो लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास। वहीं पालों द्वारा प्रसिद्ध गदाधर मंदिर कहाँ अभी पढ़े? गया में बना हुआ है। किनके द्वारा? न्यायपाल के द्वारा। और वहीं पालों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती, किसके काल में होती है? अभी हमने देखा कि धर्मपाल के काल में। सुवर्णद्वीप के राजा द्वारा निर्मित विहार के लिए पालों द्वारा 5 गांव दान दिया गया था। तो कौन था ये 5 गांव दान देने वाला? देवपाल, अभी देखा हम लोगों ने। फिर पालों ने कैवर्त के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ये कौन था? रामपाल ने सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये हमको समझ आ जाता है। इसमें 2 बार रामपाल आया है दोस्तों, लेकिन जब कैवर्तों के विरोध की बात करते हैं तो ये आंतरिक विरोध था, और आंतरिक से छुटकारा पाने के बाद उसने यानी कलिंग और कामरूप पर अभियान किया था। तो पहले ई आएगा फिर ए आएगा, ई के बाद ही ए आएगा, तो ये तो नहीं होगा। ई के बाद ए आ रहा है तो ये हो सकता है, ई के बाद ए आ रहा है ये हो सकता है, ई के बाद ये आ रहा है तो ये भी हो सकता है। इस तरीके से ठीक है। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ लिए हैं? धर्मपाल, देवपाल में न्यायपाल, रामपाल। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है? देवपाल। और धर्मपाल में कौन आ जाते हैं? तो सी आते हैं धर्मपाल।
सी धर्मपाल, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा CDBEA। तो ऐसे हम लोग सवाल ये कंप्लीट होता है दोस्तों। मिलते हैं सुबह 6 बजे, और आप सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर कर लीजिए। ये पाल वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। और चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। पढ़ाई करते रहिए। हम लोग जल्दी ही लॉन्ग वीडियोस पे आएंगे, और तब ये सारे सवाल आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद।